अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़, परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक, जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि परभनी शहर, परभनी ज़िले में और पूरे महाराष्ट्र का मशहूर मारूफ उर्स हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, जो कि 2023 का उर्स करीब आ चुका है और इसी उर्स को लेकर काफ़ी विवाद सामने आ रहे हैं। बीते कई दिनों से दुकानों को लेकर जो विवाद ताज़ा सामने आया है, उसको लेकर बीते कई वर्षों से 50-60 सालों से जो लोग औक़ाफ़ बोर्ड को पावती के ज़रिए से वहाँ पर दुकानें ख़रीदते थे, उसको अब टेंडर कर दिया गया है और उसी से नाराज़ होकर तमाम जो व्यापारी हैं, उन्होंने परभनी ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के रेखा आमदार राम प्रसाद जी बोर्डीकर, इनसे मुलाकात की और उनसे गुहार लगाई कि वो इसमें उनकी मदद करे और जो दुकानें पहले दी जाती थी औक़ाफ़ बोर्ड पावती के ज़रिए से, वैसे ही उनको दिलवाई जाए ताकि उनको जो ख़र्च एक्स्ट्रा लग रहा है वो कम लग सके। इसके लिए उन्होंने आज बोर्डीकर साहब से मुलाकात की। बोर्डीकर साहब ने भी औक़ाफ़ के CEO और उसी के साथ औक़ाफ़ बोर्ड के अध्यक्ष वजाहत मिर्ज़ा साहब, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन अहमद खान, इनसे बात की और व्यापारियों की परेशानियों को दूर करने की अपील उन्होंने की है। मुझे मुझे कहना इतना है कि ठीक है भाई, तुम बढ़ाओ। मैं नहीं बोलता कि रेवेन्यू बढ़ना नहीं बढ़ना करके, रेवेन्यू तो बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि दिन पे दिन खर्चे बढ़ रहे, महंगाई हो रही, ये हो रही, चिल्ला पोकर हो रहा, तो थोड़ा बढ़ना ही जरूरी है। लेकिन लिमिट है ना उसकी। सर लिमिट। अभी देखो, आज तक हाईएस्ट पावती 3,500 की हुई परभनी में। अभी एकदम अब ये 12-15 हज़ार की पावती बोली तो थोड़ी गलत निकलती है। ये सही बात है, नहीं आप चेयरमैन साहब, ये सही बात है कि डेफिनेटली रेवेन्यू के बारे में सोचना जरूरी है। लेकिन एकदम कितना हो रहा, वो इतना दुप्पट तिप्पट चौपट ऐसे इतना एकदम करने से थोड़ा जरा, हाँ तो प्लीज क्या मेरा कह रहा है, बढ़ाओ तुम। अभी 3,500 रुपये इधर वो ये होगा। और दूसरी बात कैसी कि ये बढ़ाने के बारे में हमारा इतराज नहीं, 10%, 15%, 20% क्या बढ़ाने की बढ़ा उसमें, लेकिन एकदम इतनी। दूसरी बात ये कि जो 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ, जो हमारी पीढ़ी बोलते ना, हमारे इसमें क्या परंपरा, हाँ पीढ़ी, सबसे काम यहाँ काम करने वाले, यहाँ होटल का धंधा करने वाले, यहाँ बुट पॉलिश करने वाले, जूते बेचने वाले, खेलने बेचने वाले जो लोग हैं, और उनको अब अगर ये रेट बढ़ने में, तो वो अगर बाहर रह गए तो कितनी ये होंगी। देखो, ये दो बातें तो मुझे इतना बोलना है कि ये 2 बातें ख्याल में रखकर उसमें 2 दिन में डिसीजन ले लो। उनका एक तो जो पुराने लोग आए उनको राइट पहला दो, प्रेफरेंस दो, और दूसरा ये है कि जो बढ़ाना है वो लिमिट से बढ़ा। एकदम लिमिट क्रॉस करके बढ़ाना थोड़ा गलत रहेगा। प्लीज जरा जल्दी देखो और 2 दिन में निर्णय दे दो, नहीं तो लोग कोर्ट कचहरा ये वो करके। अभी मेरे पास कुछ लोग आए, बोले गए कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इसमें ऐसा बोल रहे। उसके वजह से कि भी उर्स का जो है, नुमाइश का जो है, जो पुराने रेट के हिसाब से दुकान देना चाहिए, वो हिसाब से हमको मिलना चाहिए। और नए रेट के हिसाब से लेने वाले नहीं हैं। ये लोगों ने जैसा कि 12,000 बोले कि 12,000 रुपये रेट रखे, 12,000 किस बिना पे रखे, तो उसका रेट का उसका भी नेम है कुछ 3600 के कौन के हिसाब से बढ़ा रहे, और सभी के वास्ते परेशानी हो रही है, हर गिराई, हर व्यापारी के वास्ते। 2 साल से बंद था। और दूसरी बात ये है कि अभी जो लोग आ रहे हैं, अभी लोगों को मालूम नहीं, क्यों नहीं मालूम है कि दूर दराज के लोग आते हैं, और यहाँ के भी लोग बेचारे परेशान हैं। हमारा बोलने का मतलब ये है कि इन्होंने जो है तो पिछले जो हमेशा का जो रेट वो हिसाब से रहना, जिसकी पावती है पुरानी वो पावती के हिसाब से दुकाना देना। आज आम्ही जेवढे बी उर्सामधले नुमाइशचे पावतीधारक किरायेदार आहोत वक्फ बोर्डाचे, ते सर्व मिळून कमीत कमी नाही म्हणले 100-150 व्यापारी, 100-150 व्यापारी मिळून आज माजी आमदार बोर्डीकर साहेब जिंतूर मतदारसंघचे यांच्याकडे
आमचं निवेदन घेऊन आले होतो. तसंच बोर्डीकर माजी आमदार साहेबांनी आम्हाला खूप कॉपरेट केलं आणि त्यांनी वज्जाद मिर्झा जे की वक्फ बोर्डचे अध्यक्ष आहेत त्यांना फोन लावून संवाद साधला, बोलले त्यांना आणि त्यानंतर त्यांनी वक्फ बोर्डच्या अजून काही सदस्याला बोलले. तर त्यांच्याकडून आम्हाला खूप काही आश्वासनं भेटलेत आणि आम्ही अशी मागणी केली की जे 113 वर्षापासून आज 116वा उरूस चालू होणार आहे. 2 वर्षे लॉकडाऊन होता. तर जे नियम नव्हतं की एक गुत्तेदाराला तुम्ही ठेकेदारप्रमाणे जे नुमाइश करायला टेंडर देत असताना त्याच्यानंतर वक्फ बोर्डमध्ये आम्ही 3500 रुपये 3032ची अशी पावती फाडून त्या जाग्याचे मालक म्हणून आम्ही 12-15 दिवस तिथं व्यवसाय करत असतो. तर आज असं झालं आहे की एक नवीन नियम काढलेला आहे वक्फ बोर्डाने. हा नवीन नियम असा आहे की तिथली जी नुमाइशची जागा ते गुत्तेदारांना केल्यानंतर त्यांनी एक नवा कॉन्ट्रॅक्ट केलेला आहे की ती जागा कमीत कमी एक ते बोर्डीकर साहेबाच्या निमित्ताने की हा जे टेंडर आहे ते रद्द होऊन आम्हाला जे प्रमाणे आजपर्यंत जसे पावत्या भेटले वक्फ बोर्डच्या ऑफिसमधून पावती फाडून पैसे भरून त्याप्रमाणेच आम्हाला भेटलं पाहिजे अशी आम्ही बोर्डीकर साहेब इनच्याकडे विनंती केली. जय. 23 जनवरी 2023 के दिन परभनी शहर के जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड यहाँ पर जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इस योजना के जो परभनी ज़िले के कर्मचारी हैं उनको अचानक ही आरोग्य विभाग ने परभनी का जो सिविल हॉस्पिटल है आरोग्य विभाग के ज़रिए से उनको सर्विस पर से निकालने की नोटिस दी गई है, उन्हें निकाल दिया गया है और इसी के चलते तमाम कर्मचारियों ने उपोषण ग्राउंड में 23 जनवरी से आंदोलन शुरू किया है. 23 जनवरी 2023 को परभनी शहर के जंतर मंतर ग्राउंड उपोषण ग्राउंड, ये जो मेरे पीछे आप टेंट देख रहे हैं, यहाँ पर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना के जो कर्मचारी हैं जो बीते 3 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे परभनी सिविल हॉस्पिटल में और 2020 की इनकी ज्वाइनिंग है और कोरोना काल जो कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में इन्होंने अपनी सेवाएँ दी है और आज अचानक इनको आंदोलन करने की उपोषण करने की ज़रूरत आन पड़ी है क्योंकि इन्हें बग़ैर किसी गलती के बग़ैर किसी कसूर के इन्हें बग़ैर नोटिस के निकाल दिया गया है काम पर से और इसी को लेकर वापस काम पर रेगुलराइज करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया है. हमारे साथ आंदोलन करता है डॉक्टर अफान खान, उनसे बात करते हैं. डॉक्टर साहब, ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के जो आप तमाम सदस्य है कर्मचारी है, क्या वजह हुई, क्या गलतियाँ हुई आपसे कि आपको अच्छे अचानक निकाल दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज बरोज़ 23 जनवरी कलेक्टर ऑफिस के सामने उपोषण मैदान में महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के कर्मचारी ने बेमुद्दत उपोषण का आगाज़ किया है. इसकी वजह ये है कि 2 जनवरी 2023 को जब हम ऑफिस ज्वाइन किए, ऑफिस में आए सुबह में, तो हमें CS ऑफिस से एक लेटर मिला कि जितने भी 40 कर्मचारी थे, 40 लोग थे महात्मा ज्योतिबा फुले में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सबको निकाल दिया गया है. और उसकी वजह उन्होंने बताया, जब हमने बात किए कलेक्टर CS सर से कि इसकी वजह क्या थी, तो उन्होंने बोले आपकी भर्ती सही नहीं हुई इसलिए आपको निकाला गया. तो हमारा एक ही सवाल है कि अगर भर्ती प्रक्रिया सही नहीं हुई तो ये गलती हमारी नहीं है, ये गलती मैनेजमेंट की है. कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स की अगर कमी रह गई है तो ये कोताही जो हुई है तो मैनेजमेंट की है. सज़ा मैनेजमेंट को देना चाहिए, ना कि जो काम करने वाले. हमने कोविड टाइम में जब इंसान एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं था, एक दूसरे करीब नहीं आ रहा था, वो पीरियड में हमने पेशेंट्स के पास, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के पास जाकर उनके डॉक्यूमेंट्स लेके उनके फ्री में इलाज कराए. और उसके साथ आपको ये बता दूं कि परभनी सिविल हॉस्पिटल का महाराष्ट्र में टॉप 3 हॉस्पिटल्स में रेवेन्यू हुआ था. नांदेड़ में मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज रहने के बावजूद परभनी उससे आगे था. तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत थी, उसमें जद्दोजहद थी कि हमने उसको टॉप 3 में लेकर आए. लेकिन आज हमको बिना काम पे देखे हुए, जब से मैं ज्वाइन करा हमें एक भी नोटिस नहीं मिली है काम के ताल्लुक़ से. और शिकायत तो कोई मौका ही नहीं दिया. हमने ईमानदारी से काम किए और अभी 6 महीने से हमारी तनख्वाह रुका दिए थे, फिर भी हमने कभी काम में कोताही नहीं करे. काम हम हमारा बराबर करते रहे.
मगर सैलरी का हमको रुका दिया। लेकिन हमने CS सर को और कभी कलेक्टर मैडम को ये सवाल नहीं किया कि हम काम रोक देंगे। हमने हमारा काम करते गए कि पेशेंट्स, हम अगर काम रोक देंगे तो पेशेंट्स का नुकसान हो जाएगा। हमारी एक ही फिक्र थी कि हम कुछ कदम लेते हैं तो उससे पेशेंट्स का नुकसान हो जाएगा। आज हमको सिविल हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और तकरीबन पेशेंट्स के मुझे फ़ोन आते हैं और कि हमें जो पेशेंट्स का योजना का जो लाभ मिलना है, कैशलेस ट्रीटमेंट, वो नहीं मिल रहा। मैं और ये उसका ज़िम्मेदार कौन है फिर? हमने तो नौकरी से निकाल दिया, हम तो मदद चाहकर भी नहीं कर सकते। अब कैशलेस ट्रीटमेंट ये गवर्नमेंट की स्कीम है और हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ये स्कीम पर फोकस कर रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना पहले राजीव गांधी जीवनदायी योजना थी, उसी का नाम बदलकर MJPJAY करे और आज आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई, उसको 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा है उसमें। तो मोदी जी और महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने भी उस पर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एनरोलमेंट करो आप और ज़्यादातर लोगों को पहुंचाओ ये स्कीम के बारे में। और आज ऐसे हालात में हमको निकाल दिया गया। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग एक छोटी सी मांग है, जो पहले हम नौकरी पे थे वैसी नौकरी पे फिर से रख दीजिए हमको। और जो डॉक्यूमेंट्स का जो प्रॉब्लम है वो हमारा नहीं, वो मैनेजमेंट का है। तो सज़ा देना है तो मैनेजमेंट वालों को दीजिए, ना कि काम करने वालों को। हम तो हमारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कैशलेस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट से एक प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। तो फिर हमको क्यों ऐसा नाइंसाफ़ी हमारे साथ? आंदोलन ऐसे जारी रहेगा? आंदोलन ज़रूर जारी रहेगा, जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलता ये आंदोलन जारी रहेगा। और मुझे जो लिया था वो महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के लिए लिया गया, ना कि कोविड के लिए। कोविड और महात्मा ज्योतिबा फुले का कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो महात्मा ज्योतिबा फुले के जो रेगुलर पेशेंट्स रहते हैं, जैसे डायलिसिस, सर्जरी के, अपेंडिक्स के, तो वो उसका कोविड से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोविड में परमिशन दिए निकाले तो इसका महात्मा ज्योतिबा फुले का कोई ताल्लुक़ नहीं। हम जो काम कर रहे हैं ये अलग है और कोविड के लिए जो काम कर रहे थे वो अलग है। हमारे साथ डॉक्टर अमूल गिराम हैं, जो कि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के सदस्य हैं और इनको भी बिना नोटिस के निकाला गया है और ये बेमुदत आंदोलन यहाँ पर शुरू है। उनसे बात करें, डॉक्टर साहेब काय म्हणणं आहे आपलं आणि हे आंदोलन किती दिवस असं चालणार आहे? प्रशासन यामध्ये काय हालचाल केली की नाही, काय सांगणार? नाही, मी 2020पासून काम करतो योजनेत, पहिला डॉक्टर आहे मी। योजनेत डॉक्टरच नव्हता आणि आता बिना डॉक्टरची योजना चालू आहे। परभणी जिल्हा महाराष्ट्रातला एकटा जिल्हा आहे 38 जिल्ह्यापैकी की जिथं मेडिकल कोऑर्डिनेटर ऑफिसर, वैद्यकीय समन्वयक अधिकारी नावाचं पद रिकामं आहे आणि त्या पदावर कोणीच कार्यरत नाही। जर पेशंटला काही प्रॉब्लेम असतील, काही इश्यू असतील तर सॉल्व करायला कोण आहे इथं? 3 वर्ष आम्ही मनोभावे सेवा केली आहे। पेशंटला फ्रीमध्ये देतोय आम्ही सगळी सुविधा योजने थ्रू। तेच योजनेमध्ये 5 लाखापर्यंत 2 लाखापर्यंत जे बिलो रेशन BPLचे पेशंट आहेत त्यांच्यासाठी योजना चालू आहे। आता जर आम्हीच काम करत नाही आहे तर ते योजना कशी चालणार? आणि आम्हाला कोणतंही कारण नाही, मेमो नाही, कसलेही पूर्वसूचना न देता कामावून काढून टाकले। जर त्यांचे कारणं वेगवेगळे आहेत, प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे कारण देत आहेत। कधी म्हणत आहेत फंड नाही आहेत, कधी म्हणत आहेत तुमची जी भरती आहे ती इलिगल आहे। तर मग आम्हाला एक प्रॉपर कारण देऊन पण नाही काढलं आणि परत आमचं काय करायचं हे पण त्यांच्याकडे नियोजन नाही आहे। तर आम्हाला जोपर्यंत सेवेत परत घेणार नाहीत, कारण आम्ही कोविडमध्ये सुद्धा काम केलेलं आहे। कोविडच्या अगोदर जॉईन झालो होतो आम्ही, पण कोविडमध्ये काम केले, जे की काम परभणी जिल्ह्याचं 10-20 पेशंट व्हायचे। आम्ही जॉईन झाल्यापासून 150-200 पेशंट, जे की पूर्वी जे आम्ही भेटायचं सिव्हिल हॉस्पिटलला 4-5 लाखाचं पॅकेज भेटायचं महात्मा फुले आरोग्य योजनेतनं, ते आता आम्ही 40-50 लाखापर्यंत नेलेलं आहे। म्हणजे आमचा गुन्हा तो झाला की आम्ही काम वाढवलं, पेशंटला सेवा दिली। हा गुन्हा आहे का? आम्हाला कारणही देत नाहीत। आम्ही योग्य जे मार्ग वापरता येतात, विनंती केली, अर्ज केले, मागण्या केल्या, पण आम्हाला कुणीच जुमानलं नाही। त्यामुळे आमचा हा शेवटचा उपाय आमरण उपोषणाचा निघाला। त्यामुळे आम्ही उपोषणावर बसणं ते योग्य नाही आहे। एक काम करणारे डॉक्टर जर उपोषणाला बसायले तर प्रशासनाला त्याचं काहीतरी वाटलं पाहिजे। तुम्ही जर काम असताना काम करू देत नाहीत, हे गुन्हा कोणाचा आहे? बिना डॉक्टरचं काम चालू योजनेत, त्याला जिम्मेदार कोण आहे? तोपर्यंत हे चालू राहणार। आमच्या रास्त मागण्या आहेत आणि आम्हाला जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्हाला जे करता येईल ते आम्ही करतोय। ही आमची शेवटची आहे हे। जिसका कल 22 जनवरी 2023 के दिन जो
परभनी शहर और परभनी ज़िले के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना शिंदे गट इन दोनों में जो रस्सी खींच चल रही है, पत्रकार परिषद ली जा रही है और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता शिंदे ग्रुप में प्रवेश कर रहे हैं और उसी को लेकर जो पत्रकार परिषद गुज़िश्ता कल 22 जनवरी को हुई है। विधान परिषद के आमदार बाबाजानी दुरानी खान इन्होंने परभनी में राष्ट्रवादी भवन यहाँ पर पत्रकार परिषद लेकर जो प्रवेश किए जा रहे हैं शिंदे गट में पाथरी तालुके के, उसको गलत और झूठ ठहराते हुए पत्रकार परिषद ली। तो उन्हीं के साथ में पाथरी के रहने वाले युवा नेता शिंदे गट के सईद खान उर्फ गब्बर, उन्होंने पाथरी में एक पत्रकार परिषद रखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्रवेश हुए हैं वो हुए हैं और पाथरी ही नहीं बल्कि पालम, गंगाखेड़, पूर्णा, इन तमाम तालुकों से लोग शिंदे ग्रुप में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब इनके विकास कामों को देखते हुए प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्रकार परिषद में क्या कहा है, आप देखिए रिपोर्ट। पक्षात 40 सरपंच इथं तुम्ही बघितले, सगळे गावासहित नावासहित आम्ही 40 सरपंच बसविले होते जे गेले। अनेक लोक त्यांच्याकडून सोडून जात आहे, त्यांच्यामुळे त्यांची पायाखालची जमीन सरकलेली आहे, त्याच्यामुळे ते वैतागून काही बी प्रश्न करत आहे। त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायची गरज नाही आम्हाला, काय त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी। ठीक आहे ना, ते माहीत होईल ना थोडे दिवसात तुम्हाला सगळं। आणि माझ्या विश्वासावर अनेक नगरसेवक गेले, पालमचे सरपंच गेले, पूर्णाचे सरपंच गेले, पूर्णाचे नगराध्यक्ष हाजी कुरेशी 25 वर्षापासून ते नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष आहे, नगरसेवक आहे, त्यांच्यासोबत 12 नगरसेवक गेले, पालमचे काही नगरसेवक गेले, पाथरीचे काही नगरसेवक गेले। अनेक लोक माझ्या विश्वासावर शिंदे गटात प्रवेश करत आहेत, तर त्याच्यामुळे त्यांचे बोलायला काय महत्त्व देत नाही आम्ही, इतकं काय महत्त्व द्यायची गरज नाही। ते काय फार मोठे आमच्या पक्षाचे नेते पिते नाही। कोणते नगरसेवक जे तुमच्या पक्षामध्ये प्रवेश केलेले आहेत आता? रनिंग नगरसेवक आहे ना, ये इरफान शेख इरफान नगर रनिंग नगरसेवक आहे, हे रनिंग नगरसेवक आहे। शाकीर भाई सिद्दीकी रनिंग नगरसेवक होते, हासिफ खान रनिंग नगरसेवक होते, विठ्ठल काका रनिंग नगरसेवक होते, साजिद राजे, युसुफदीन सेठ, इथं 8-10 नगरसेवक रनिंग मी तुम्हाला दाखवितो ना। आता आहे इथं, बोलू का मी इथं जेवण करायला? इथं तुमच्या बाजूलाच आहे, तुमची भेट बी घालून देतो ते पत्रकार परिषद झाली तर। आहे का इथं? बोलवा त्यांना, सगळे नगरसेवक बोलितो तुम्हाला, आसिफ खानला यांना त्यांना बोलवायला काय नाही, त्यांना त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर द्यायला। ते खोट्याला खरा आणि खऱ्याला खोट्या करायची त्यांची सवयच आहे। ते तो काय ते 19 तारखेला माननीय खोतकर साहेबाच्या घरी जाऊन सांगते की शिंदे गटात मला यायचं आहे, मग त्यांना महत्व देत नाही। त्यांचा आम्हाला त्यांच्याबद्दल काय प्रश्न विचारा, विकासाच्या मुद्द्यावर प्रश्न विचारा तुम्ही। अनेक लोक आमच्याकडे येत आहेत, तर कशामुळे येते? येडे नाही ते लोक। सरपंच येते, नगरसेवक येते, तालुका प्रमुख येते, काय सभापती येते, सगळे उपाध्यक्ष येते, काय माजी नगराध्यक्ष येते, सगळे लोक येते आमच्याकडे। सगळे लोकांना आता हे सगळा विकास करायचा म्हणून तो शिंदे साहेबांवर विश्वास ठेवून सगळे अनेक लोक येतात शिंदे गटावर। 23 जनवरी 2023 को परभनी शहर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर यहाँ पर ज़ोरदार आतिशबाजी के साथ जलूस किया गया, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना इन दोनों में युति डिक्लेयर की गई है, जिसकी खुशी परभनी शहर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर यहाँ पर परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल और वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया है। वंचित बहुजन आघाडीची आज युती झालेली आहे आणि ऐतिहासिक निर्णय आज महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळाले आणि भविष्य काळामध्ये एक सत्तेचे दार उघडणारीची युती आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू नवोदर साहेबांचे नातू यांच्या दोघांमध्ये ही युती झालेली आहे आणि याचा निश्चितच येणाऱ्या सगळ्या निवडणुकीवर आपल्याला फरक लागेल। मुंबई महानगरपालिका असेल, येणारी लोकसभा असेल, येणारी विधानसभा असेल, येणाऱ्या सगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल, तशा प्रकारचं जातीवादाचं तेढ निर्माण करण्याचं काम भाजपाने गेल्या 20 वर्षापासून केलेलं आहे। याला चपराक देण्यासाठी वेगळी युती आज उद्धव साहेबांनी आज घेतलेला आहे आणि सर्व स्तरातील समाजामध्ये आनंदाचं वातावरण निर्माण केलं आहे। एक वेगळी दिशा देण्याचं काम या निमित्तानं एक समाजाला वेगळी दिशा देण्याचं काम या युतीच्या माध्यमातून होणार आहे। तुम्ही पाहिलं असेल, परभणी असेल, मराठवाड्यातील किंवा महाराष्ट्रातील स्थानिक कोकणातील सर्वसामान्य कार्यकर्ता अतिशय आनंदी झालेला आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये सत्तेचे
दारं सर्वसामान्यांना उघडण्याचं काम या युतीच्या माध्यमातून होणार आहे. गुज़िश्ता कल 21 जनवरी 2023 को परभनी शहर के इनायत नगर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी और हाई स्कूल यहाँ पर कैंटीन डे मनाया गया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी शहर के इनायत नगर में स्थित मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल यहाँ पर कैंटीन डे मनाया गया। इस मौके पर हेडमास्टर शेख ताहिर सर, इंचार्ज शेख मकसूद सर, उन्हीं के साथ में अशफाक खान, उन्हीं के साथ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल के तमाम टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्कूल के हेड मास्टर, उन्हीं के साथ में रूहीना खान और उन्हीं के साथ में मौलाना अबुल कलाम उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल के प्रेसिडेंट इमरान उर रहमान ख़ान साहब के अलावा जमजम कॉलोनी के भावी नगर सेवक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है सैयद मुजम्मिल, इस कैंटीन डे में खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद थे। गुज़िश्ता दिनों परभनी शहर के इकरा उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल यहाँ पर स्पोर्ट्स वीक मनाया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि इकरा उर्दू प्राइमरी हाई स्कूल यहाँ पर गुज़िश्ता 14 जनवरी 2023 से ही स्पोर्ट्स वीक का आयोजन किया गया था। पूरा हफ्ता यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट रखे गए थे, जिसमें आपको बता दें कि इकरा उर्दू हाई स्कूल, इस संस्था के सचिव जनाब सैयद मुजाहिद अली सर, इनके हाथों से उद्घाटन किया गया। उन्हीं के साथ में इस स्कूल में तमाम तरह के खेलों के आयोजन रखे गए थे, जिसमें क्रिकेट, संगीत, कुर्सी, पिलो गेम और उसी के साथ कैंटीन डे। और इस मौके पर उद्घाटक सैयद मुश्ताक अली, इशरत मैडम, इनके हाथों से इन खेलों के उद्घाटन किए गए। वहीं आपको बता दें कि इकरा एजुकेशन सोसाइटी, इकरा उर्दू स्कूल प्राइमरी स्कूल हाई स्कूल में जो आयोजन रखा गया था पूरा हफ्ता भर के लिए, इस संस्था के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली, इन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए बच्चों के लिए खेल कूद, उसी के साथ तमाम तरह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी अहमियत को समझाते हुए इकरा उर्दू हाई स्कूल और इस स्कूल में रखे गए तमाम जो आयोजन थे उसमें अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए संस्था के सेक्रेटरी जनाब सैयद मुजाहिद अली सर, इन्होंने खेल कूद और आयोजन जो किए गए थे उसकी अहमियत को समझाया। तो वहीं इस पूरे कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए स्कूल के टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचर परवेज़ इनामदार सर, रेहान सर और तमाम टीचर्स ने इसे कामयाब बनाने के लिए मेहनतें की है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बड़ी ही अहम खबर है, जिनके बिल्डिंग में, घर में, अपार्टमेंट में सेफ्टी टैंक का चोकअप हो गया है और जिसे साफ़ करने के लिए उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे लोगों के लिए खबर बड़ी अहम है, क्योंकि परभनी में पहली बार सन्नी सेफ्टी टैंक जो कि सफाई मशीन है और ये परभनी शहर और पूरे परभनी ज़िले में अपनी सेवाएं देती है। कितनी भी बारीक से बारीक गली हो वहाँ तक इस सेफ्टी टैंक का पाइप पहुँच जाता है और सफाई, जो सेफ्टी टैंक की सफाई है, बड़े ही जो तजुर्बेकार लोग हैं उनके ज़रिए से सन्नी सेफ्टी टैंक ये अपनी सेवाएं पूरे ज़िले में दे रहा है। स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर
नज़र आ रहा है, आप उनसे कांटेक्ट करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं और अपने घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट में चोकअप हुए सेफ्टी टैंक की सफाई कर सकते हैं।